नमस्कार, जय जोहार। बहुत स्वागत है आप सभी का गुहार छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ की सियासत में पिछले 10 से 15 दिन या 20 दिन से क्या हो रहा है, राजभवन और सरकार का किस प्रकार से टकरार देखने को मिला, शायद ही ये किसी से छिपा हो। जब राज्यपाल बीते दिनों दिल्ली में थी तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि आरक्षण मुद्दे को लेकर कोई महत्वपूर्ण चर्चा उनकी हुई होगी। अभी रायपुर आ चुकी हैं और आने के बाद भी उन्होंने लगभग वही फॉर्मेलिटी वाली जानकारी दी थी। आज सियासी पारे को लेकर हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से आरक्षण विधेयक को लेकर सरकार और राजभवन आमने सामने हैं। राज्यपाल ने हालांकि साफ कर दिया है कि सरकार से किए गए सवालों का जवाब मिलने के बाद ही हस्ताक्षर पर विचार किया जाएगा। तो इसे एक बार फिर से समझने की जरूरत है कि अभी भी उन्हें सवालों के जवाबों का इंतजार है। सिलसिलेवार आपको सुनवाते हैं। राज्यपाल ने क्या कुछ कहा, सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई, विपक्ष क्या कुछ कह रहा है इस पूरे मामले में, सुनिए। बार भी कहा था, जो मेरे विधि सलाहकार है उन्होंने जो अभिमत मुझे दिया था उसके आधार पर मैंने शासन को वो प्रश्न भेजा है और उसका जवाब जैसे ही आता है तो मैं उसके लिए विचार करूंगी। वैसे उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, यदि उसी पर अड़े हुए हैं तो हम जवाब भेज देंगे। भेजने में कितना देर लगता है, लेकिन वो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। जो चीज विधानसभा से हो चुका है पारित, उसमें विभाग थोड़ी जवाब देगा। लेकिन यदि अपने हठधर्मिता पे अड़ी हुई है, नियम से बाहर जाके भी काम करना चाहते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम प्रदेश के हित में बच्चों के भविष्य को लेकर हम किसी प्रकार के अड़ंगा नहीं होने देंगे। वो चाहती हैं कि उनकी जिद पूरी हो, हम भिजवा देंगे। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को 3 दिवस का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। अगर उन्होंने 3 दिवस के भीतर इस विधेयक पर साइन कर अनुमोदन नहीं किया तो हम राजभवन का घेराव लाखों की संख्या में करेंगे। आरक्षण हमने उनको ख्याल नहीं है शायद कि जब मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ बना राज्य, उस समय हम लोगों ने आरक्षण दिया और आरक्षण जब 20% अनुसूचित जनजाति का हो गया, उसको बढ़ा के 32% हमने किया। और ये 2012 से जो कानून हमने बनाया, विधेयक प्रस्तुत किया, वो अभी तक चलता रहा। न्यायालय में उसको खारिज किया गया है। तो सबसे बड़ा काम हमने किया और हमने न केवल आरक्षण दिया बल्कि जिला स्तर के कॉर्डर बनाया। बस्तर, सरगुजा अनुसूचित क्षेत्र में सीधा उनकी नियुक्ति स्थानीय स्तर पे जिला कॉर्डर बनाया। हजारों नाविकों की भर्ती की। हम तो ये सब कर रहे थे, भूपेश बघेल क्या कर रहे हैं वो दिख रहा है। ये न्यायालय में जाकर इस बात को मजबूती के साथ मुख्यमंत्री को रखना चाहिए। तो कौन क्या कर रहा है ये साफ तौर पर दिखाई तो दे ही रहा है। अब चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अजय गंगवानी जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। अशोक बजाज जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। चर्चा की शुरुआत गंगवानी जी आपसे ही, क्योंकि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि, और ये सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि राज्यपाल जैसा सम्मानित पद क्या किसी पार्टी के दबाव में काम कर सकता है, राज्यपाल जैसा पद? क्योंकि आप लोग की तरफ से तो यही बयान आ रहे हैं। गंगवानी जी। पांडे जी, थोड़ा समय दीजिएगा। सबसे पहले देखिए, देश का संविधान प्रत्येक राज्य में चुनी गई सरकार को सर्वसम्मति से अपनी विधानसभा में कानून पारित करने का एक संवैधानिक अधिकार देता है। और कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने भी सर्वसम्मति से आदिवासी समाज, ओबीसी, एसटी, सारे एससी, सारे वर्गों के जो शोषित और वंचित वर्ग है, कहीं न कहीं पंडित एक बात कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सामाजिक न्याय और समावेशी विकास, ये मूल सिद्धांतों के आधार पर लगातार कांग्रेस पार्टी पूरे देश में काम करती रही। और हम बात अगर शोषित और वंचित वर्ग को उनका अधिकार देने का अगर संवैधानिक प्रयास कर रहे हैं और राज्य सरकार अगर विधि सम्मत पास करती है, राज्य सरकार एक स्वतंत्र एजेंसी। और देखिए आर्टिकल 200
संविधान के आर्टिकल 200 में इस बात के स्पष्ट प्रावधान है कि अगर किसी भी राज्य सरकार की चुनी हुई सरकार अगर सर्वसम्मति से कोई विधेयक पारित करती है तो राज्यपाल या राजभवन के पास सिर्फ 3 ऑप्शन है। बहुत सुनने वाली बात है पांडे जी। सबसे पहला ऑप्शन है ये कि उसमें हस्ताक्षर करके पारित कर दे। दूसरा ऑप्शन है अगर उसको कोई आपत्ति है, कोई सवाल है, उन सवाल और आपत्तियों के साथ उस विधेयक को सरकार को लौटाए। तीसरा, राष्ट्रपति के पास अभिमत के लिए उस विधेयक को भेजे। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का जो राजभवन है वो तीनों प्रक्रियाओं का पालन नहीं कर रहा है। उसके सवाल है, उनसे हमें आपत्ति नहीं है, परंतु अगर राज्यपाल महोदया का कोई क्योरी है, कुछ सवाल है, तो उनका नैतिक दायित्व था, एक संवैधानिक प्रक्रिया थी कि उस विधेयक के साथ सरकार को लौटाती, तब हम उसके प्रश्नों का जवाब देते। देखिए और बात स्पष्ट करना चाहूंगा, राज्यपाल महोदय के लगातार जो बयान आते रहे, उन्होंने स्वयं हमारे सरकार को पत्र लिखा कहा कि आरक्षण संशोधन विधेयक के लिए आप विशेष सत्र बुलाइए, मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी। हमने उनकी मंशा के अनुरूप विधेयक लाया, पूरी सर्वसम्मति से पारित किया। आज क्यों वो अचानक, मेरे सिर्फ 3 प्रश्न, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पांडे जी बैठे हैं। मेरा पहला प्रश्न है, राज्यपाल महोदया पहले सहमति जताती है, आज 2 तारीख को पास हो गया है, 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, क्यों हस्ताक्षर नहीं करिए? पहला प्रश्न। क्या केंद्रीय नेतृत्व या केंद्र की सरकार यहां के नेताओं को रोकने का प्रयास कर रही है कि आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित किया जाए? तीसरा, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो 16 अक्टूबर को एकांत परिषद से राज्यपाल भवन के लिए पैदल मार्च करती है। क्या आप जल्द से जल्द आरक्षण विधेयक पारित कीजिए? क्या ये भानु प्रताप उपचुनाव तक सीमित था? आज ये चुनाव में हारने के बाद क्या इनमें नैतिक साहस नहीं है कि जब 20 दिन पर हस्ताक्षर नहीं हो रहा है, इनके 9 सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, क्यों नैतिक साथ दिखा के राज्यपाल महोदय से निवेदन नहीं करते? सवाल पूछ मेरा रहे स्पष्ट आरोप है, लेकिन राज्यपाल ये कह रही है कि सरकार जवाब दे तभी आरक्षण विधेयक पर विचार होगा, यही बात कर रही है गंगवानी जी। राज्यपाल जी पांडे जी, मैं जवाब दे दूं इस बात का आपका। देखिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं आपके लोकप्रिय चैनल पे, हमें राज्यपाल महोदया के सवालों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया का पालन कीजिए ना। आप उस विधेयक के साथ सवालों को भेजिए, हम देंगे जवाब उसका। देखिए कहीं ना कहीं इस बात को और एक बात कर दूं, संविधान के अनुसार पांडे जी, अगर संविधान के अनुसार ये विधेयक वापिस भेजती है और फिर हम इसे सर्वसम्मति से पारित करते हैं तो राज्यपाल महोदया उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होंगी। कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रेशर है या केंद्रीय नेतृत्व का दबाव है, वो कहीं ना कहीं इसको रोकने का प्रयास है। और आने वाले 2023 विधानसभा के चुनाव में ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उन्हें ये लग रहा है कि अगर हम इस विधेयक को पारित कर देंगे तो जो आदिवासी समाज है या अन्य शोषित और वंचित वर्ग है उसका भला होगा, तो इसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में होगा। हमारा सीधा आरोप है कि यहाँ का भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय नेतृत्व के दबाव के चलते राजभवन उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आज महाराष्ट्र में किस प्रकार से चुनी गई सरकार को राष्ट्रपति शासन के द्वारा हटाकर एक ऐसे व्यक्ति को जो मुख्यमंत्री के काबिल नहीं था उसको शपथ दिलाने का प्रयास किया गया। हमने गोवा में देखा, हमने मध्य प्रदेश में देखा, कहीं ना कहीं राजभवन को राजनीतिक अखाड़े के रूप में परिवर्तित करने का जो प्रयास है पांडे जी, वो आपत्तिजनक और निंदनीय है। जी गंगवानी जी, आपने अपनी ओर से यानी अपनी पार्टी की ओर से और सरकार की ओर से प्रतिक्रिया दी है। अशोक जी, बीजेपी इस पूरे फॉर्मूले में कहां पर है? रमन जी तो ये कह रहे हैं कि जितना आरक्षण देना चाहिए था उससे ज्यादा दिया, लेकिन भूपेश बघेल हो या फिर कांग्रेस के और भी सीनियर नेता वो इस बात को मान रहे हैं कि एसटी आरक्षण पर या अन्य आरक्षण पर जो गलती हुई थी वो रमन सिंह जी के समय हुई थी। कांग्रेस उस लाइन से हटना ही नहीं चाह रही है बीजेपी को लेकर। देखिए पांडे जी, राज्यपाल एक संवैधानिक और बहुत ही सम्मानीय पद है। उस पद के बारे में जिन प्रकार से संवैधानिक पदों में जो लोग बैठे हैं, जिन्होंने गोपनीयता की और मर्यादा की शपथ ली है, ऐसे लोग अगर वो जरूर बयान दे रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के बारे में सोचने की बात होगी कि वास्तव में कितने मर्यादित लोग हैं जो आज सत्ता में बैठे हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय ने, कोई मैं राजभवन का प्रवक्ता तो हूं नहीं जी, महामहिम राज्यपाल महोदया ने न हस्ताक्षर करने से मना किया है, न इनकार किया है, न वापस भेजा है। ये हाई तौबा मचाकर राजनीति कर रहे। पर वो उनके 10 सवालों पर भी तो अड़िग है। वो कह रही जब तक जी, मैं माफी चाह रहा हूँ डिस्टर्ब करने के लिए, संवैधानिक प्रक्रिया में 3 ही ऑप्शन है, क्यों कोई ऑप्शन को शामिल नहीं किया जा रहा? यही तो हमारे आपत्ति का प्रश्न है।
आज जो 3 ऑप्शन होने चाहिए थे राजभवन के, उसको छेड़ के चौथा ऑप्शन क्यों लिया जा रहा है? किसके दबाव में? यही तो सबसे बड़ा यश प्रश्न है जो छत्तीसगढ़ की जनता जिसका चलिए, जवाब ठीक जानना है। चाहती है। अशोक जी दबाव अपना जवाब में दीजिए। काम करना, ये बोलना ही अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। ये तो दिखा हमको महाराष्ट्र में, आज गोवा में, मध्य प्रदेश में। समाधान नहीं, कर रहा है, बोलिए आप अशोक जी। समाधान कर दीजिए। अरे समाधान तो आप संवैधानिक प्रक्रिया का पालन तो करेंगे ना बजाज जी। क्या संविधान से बढ़कर राज्यपाल महोदय या भारतीय जनता पार्टी? आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे लीजिएगा गंगवानी जी। अशोक जी आप अभी बोल लीजिए आप। जी जी जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि राजभवन में ये मामला अटका है। अभी कोई हस्ताक्षर करने की समय सीमा है निर्धारित नहीं है संविधान में। ठीक। लेकिन अगर उन्होंने किसी प्रश्न का समाधान मांगा है तो सरकार को समाधान कर देना चाहिए। जहां तक अभी डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, कि 32% आरक्षण तो भाजपा शासन के समय एसटी को मिल रहा था। इन्होंने न्यायालय में ठीक से पैरवी नहीं की, सरकार का पक्ष नहीं रखा। आज इस कारण असमंजस की स्थिति निर्मित हुई है। आज 0% आरक्षण है छत्तीसगढ़ में। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपकी बदनीयती, आपकी तत्कालीन सरकार की गलतियां, अजय जी, आपकी तत्कालीन प्लीज, सरकार की प्लीज। लापरवाही, अजय जी, ये अजय जिम्मेदार है। ये जानती है छत्तीसगढ़ की जनता। हम चर्चा 1 to 1 ही करें। जी जी। वो कर क्या रहे थे? हाँ, अरे आप क्यों इंदिरा साहनी के मामले में जो आपसे तथ्य मांगेगा क्यों नहीं देते आप क्यों मुख्य सचिव की चलिए रिपोर्ट ठीक नहीं है। देते? मैं क्यों आप उनकी दोनों आंखों के की पास रिपोर्ट पेश नहीं लौटूंगा। करते? आप मैं कितना भी अपने तटस्थ प्रतिक्रिया के लिए गंगेश जी का रुख करते हैं। गंगेश जी एक तटस्थ प्रतिक्रिया जिसमें बीजेपी कांग्रेस ना शामिल हो, ये हमारे छत्तीसगढ़ के भाइयों का आरक्षण है, उनका हक है, उनका संवैधानिक अधिकार है, जो कई बार सियासी बहसों में थोड़ा सा दूर चला जाता है। हालांकि कोई नेता ये नहीं कहेगा कि हम आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। बहरहाल गंगेश जी, ये जो 20 दिन से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, इसीलिए मैंने 20 दिन बोल दिया। हाँ जी। हाँ, मुझे लगता है विवेक जी, एक्चुअली मामला ना, जो कि चुनाव का समय आ चुका है, इसलिए हाय तौबा ज्यादा मच रही है। नहीं तो देखिए, भाजपा ने भी चूक की, समय पे ननकीराम कंवर की रिपोर्ट को पेश नहीं किया। सर पिछले 4 साल से अभी जो वर्तमान कांग्रेस सरकार भी सो रही थी, हाई कोर्ट ने चूंकि जब पहुंचा नहीं, सारे तथ्य सामने नहीं रखे, उन्होंने उसको खारिज कर दिया। तो इससे सबसे ज्यादा एक्चुअल सफर कर रहे हैं वो युवा जो जिनकी नौकरी फंसी हुई है। करीब 5 लाख से अधिक युवा बेरोजगार हैं जिनकी नौकरी फंस गई है। उनकी तरफ से अभी तक कोई हाई तौबा नहीं आया है, लेकिन सबसे ज्यादा हाई तौबा मचा रही राजनीतिक पार्टियां और उससे जुड़े हुए लोग। आदिवासी समाज का अपनी तरफ से पेश करना भी वाजिब है। आज उनकी तरफ से ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया आई। लेकिन मैं प्रोसीजर में अगर जाऊं तो मुझे लगता है कि देखिए, जो राज्यपाल है हमारी स्वयं उसी वर्ग की है, आदिवासी समाज की है, एक महिला है। मुझे लगता है उससे ज्यादा संवेदनशीलता से इस मुद्दे को कोई ज्यादा बेहतर नहीं समझ सकता। और अगर विधेयक पेश करके सर्वसम्मति से भेज दिया गया है कि उनका अधिकार में, उनके अधिकार क्षेत्र में आता है कि उस पर वो विशेषज्ञों की राय लें, और राय लेने की स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि उसके बाद अभी जो लेकिन गंगेश जी, आपने भी एक लंबा समय देखा होगा, गवर्नर के पास, हम मानते हैं कि गवर्नर के पास पूरा सर्वाधिकार होता है, ठीक वैसा ही जैसा राष्ट्रपति के पास होता है, पर उसके साथ ही साथ एक बात होती है कि चलिए अब आप एक फॉर्मल वे, पावर रहता है सर जी, और अधिक पावर होता है, लेकिन एक फॉर्मल वे होता है गंगेश जी कि सरकार आपकी है। राष्ट्रपति जब कहते हैं मेरी सरकार, राज्यपाल कहते हैं मेरी सरकार, तो मेरी सरकार वाला भाव यहां तो नहीं आ रहा सर। मेरी सरकार वाला भाव तो नहीं आ रहा, यहां तो द्वंद्व दिखाई दे रहा है। उधर से कुछ और बाइट आती है, इधर से कुछ और बाइट आती है। द्वंद्व की वजह जो हाय तौबा मच रही ना, नहीं, मैं उसी पे आ रहा था। देखिए, वो जो समय ले रही ना, उसका कारण मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि पिछड़ा वर्ग के लोगों ने 40% आरक्षण की मांग कर दी, उनका आवेदन लगाया है। 27% की ऑलरेडी इन लोगों ने डिमांड करके रखी है, 17% की, सॉरी, एससी ने। उसके बाद सामान्य वर्ग का, जिसको यहाँ पे 4% किया गया उस आरक्षण के विधेयक में, सामान्य जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है उसने 10% की डिमांड, क्योंकि मोदी जी ने भी केंद्र से पास कर दिया उसको। तो 3-4 आवेदन जो राजभवन गए हैं, मुझे लगता है इस वजह से उसका परीक्षण करा रही है विशेषज्ञों से। ठीक, इस वजह से ये लेट हो रही है। और मुझे लगता है विधेयक बनने के पहले ये परीक्षण हो जाए तो बेहतर है कि कोई गलती हो और बाद में संशोधन करें, क्योंकि बनने के बाद देखिए फिर लंबी प्रक्रिया में चले जाएगा वो। बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि इस वजह से वो विशेषज्ञों से, ये बहुत अहम बात आपने हो सकता है विशेषज्ञों की जो राय आएगी, कानूनी राय आएगी, उसको वो वापस भेजेंगी
सरकार के पास बिल्कुल, उन सब चीजों को संशोधन के लिए। बिल्कुल। तो इसी वजह से इसमें समय लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है। गंगवानी साहब, आप राज्यपाल खुद स्वयं अलग अलग राज्यों में रही, खुद जी जानकार अच्छे हैं। गंगवानी साहब, आप जी, कुछ जी, दिखाना चाह रहे थे। पांडे जी थोड़ा समय दीजिएगा, देखिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हाँ, नहीं कोई चीज आप मैं दिखा दो रहे थे। चीजें बता दूं। देखिए सबसे पहले ना ये हाँ। हाँ, ये संविधान का आर्टिकल 200, अच्छा। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, जी। पूरे देश में किसी भी राज्य में बिल्कुल। अगर कोई सर्वसम्मति से विधेयक पारित होता है तो उसमें राजभवन को क्या निर्देशित किया गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या राज्यपाल महोदय संविधान से ऊपर है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में जन सरोकार से जुड़े मुद्दे को शोषित और वंचित वर्ग को हित देने का प्रयास है? क्या उस पर आपत्ति जताना न्यायोचित है? ये सबसे बड़ा यश प्रश्न है छत्तीसगढ़ की जनता के सामने। देखिए मैं आपको वर्ड टू वर्ड बताना चाहूंगा, ये आर्टिकल 200 में क्या लिखा है। जिस विधेयक से विधि बन जाने पर राज्यपाल की राय में उच्च न्यायालय की शक्तियों का अल्पीकरण हो, उनकी शक्तियों में कमी हो, जो न्यायालय के द्वारा इस संविधान द्वारा परिकल्पित है, अगर उसमें संकट उत्पन्न हो तब राज्यपाल महोदया किसी विधेयक को रोक सकती है। मुझे यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दे कि आरक्षण संशोधन विधेयक पारित होने से उनकी शक्तियों में कमी आ रही है? क्या न्यायालय की प्रक्रिया में कोई कमी आ रही है? देखिए, और सबसे बड़ी बात, आज हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो एक बात कह रहे थे, आपके लोकप्रिय में स्पष्ट कर दूं, आज हम आरक्षण संशोधन विधेयक ला रहे हैं, उसके लिए संविधान विशेषज्ञों से, कानून विधि विशेषज्ञों से पूरी चर्चा के बाद, पूरी ठोस तैयारी के बाद ये विधेयक ला रहे हैं। और दूसरा, मैं बार बार एक बात को रिपीट कर रहा हूं, राज्यपाल महोदय का अगर प्रश्न है तो विधेयक को लौटाने के साथ प्रश्न पूछिए ना, हमें उससे आपत्ति नहीं है। आप कहीं ना कहीं पॉकेट वीटो की तरह, और ये पहली बार नहीं हो रहा पांडे जी, पहले भी जब कृषि के काले कानून थे, आज हम उसको किसानों को नुकसान ना हो उसके लिए कृषि संशोधन विधेयक लाए, 8 महीने तक रोक के रखा गया। तो कहीं ना कहीं जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, आज केंद्र सरकार के निर्देश पर, उनके दबाव में जिस प्रकार से राजभवन किस प्रकार के कार्य कर रहा है वो आपत्तिजनक है। और देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, राज्यपाल महोदया सबसे संवैधानिक प्रमुख है। अगर वो संवैधानिक प्रमुख है तो सबसे ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी, सबसे ज्यादा नैतिक दायित्व भी उन्हीं का है। आज कहीं ना कहीं खुद आदिवासी महिला है, आज आदिवासियों का आरक्षण खुद कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि शून्य हो चुका है, तो क्या उनका नैतिक दायित्व तो नहीं है? आप पहले हस्ताक्षर की बात करते हैं, आप तुरंत खुद उसके विशेष सत्र के लिए पत्र लिखते हैं, अचानक आप यू टर्न क्यों ले रहे हैं? यही तो सबसे बड़ा यश प्रश्न है। क्या भारतीय जनता पार्टी के एकाध परिसर में बैठ के ये साजिश और षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आरक्षण संशोधन को रोका जाए? और एक बात और कहना चाहूंगा, संविधान के जो अनुच्छेद है 14(4), 14(5), 15(4), 15(5), 16(4), ये पांचों जो विधान उसमें है विधेयक में, ये स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी राज्य सरकार शोषित और वंचित वर्ग के लिए, उनके हितों के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है। और हम उस कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। उस संविधान के अनुसार अगर हम उनको शोषित वंचित वर्गों को अधिकार देने का प्रयास कर रहे हैं तो राज्यपाल महोदय को या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या केंद्र सरकार को क्या आपत्ति है? ये प्रश्न सबसे बड़ा न्यायोचित है। मैं 10 सेकंड और ले रहा हूं। आज इंदिरा साहनी मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आप 50% आरक्षण देते हैं, सही तथ्य आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। 2012 में इनकी सरकार थी, क्यों आंकड़े पेश नहीं किए? ननकीराम कंवर की 1000 की पेज की रिपोर्ट क्यों पेश नहीं करते आप मुख्य सचिव की पेश रिपोर्ट क्यों नहीं पेश करते? ये सारे कदम बढ़ाते हैं राजनीतिक पाखंड के लिए, राजनीतिक चुनाव का फायदा लेने के लिए। आप आरक्षण संशोधन विधेयक लाए नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ना आपकी नीयत थी, ना नीति थी और मंशा थी। आज 2 सितंबर को जब हम इसको पारित करने का प्रयास करते हैं, इन्हीं के नेता धक्का मुक्की करते हैं, मारपीट करते हैं, पूरी तरह असंवैधानिक गतिविधियां की गई ताकि धोखा जा सके। परंतु कहीं ना कहीं संख्या बल पे हमने पूरी सर्वसम्मति से पारित किया। ये कांग्रेस पार्टी की नियत, नीति और मंशा का स्पष्ट आईना है कि हम चाहते हैं कि आदिवासियों को, ओबीसी को या सामान्य के गरीब वर्गों को उनका अधिकार मिले, और ये शुरू से आरक्षण रोक रहे हैं। चलिए, मैं अशोक जी से पूछ लेता हूं आपकी तमाम, समय आ गया है कि आरक्षण की समीक्षा करके समाप्त कर दिया जाए। तो ये शुरू से आरक्षण विरोधी थे, हैं और रहेंगे। आपके तमाम सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। अशोक जी, ये जो बात है, कांग्रेस लगातार कह रही है कि राजभवन बीजेपी नेताओं के दबाव में काम कर रहा है, क्या ये सही बात है? केंद्र और राज्य के बीजेपी नेताओं के दबाव में राजभवन काम कर रहा है? देखिए माननीय विवेक जी, ये विधेयक गया राजभवन, ये मामला राजभवन और विधानसभा से जुड़ा हुआ है। इसमें बीच में भाजपा कहां से आ गई? भाजपा के किस नेता ने इस आरक्षण का, इस विधेयक का विरोध किया बताए? भारतीय जनता लगातार बयान तो आ रहे हैं आपके नेताओं के। गंगवानी साहब प्लीज बोलिए, बहुत शांति से सुनना उन्होंने। मैं शांति से सुन रहा हूँ। बोलिए आप अपनी बात रखिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सर्वसम्मति से पारित हुआ यह विधेयक, ये आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी ने तो सरकार के विधेयक को समर्थन किया। अब भारतीय जनता पार्टी की आलोचना क्यों हो रही है? और दूसरी बात कि राजभवन जो प्रश्न जो किया है राज्य सरकार से, कुछ समाधान चाहते हैं, उस समाधान करने में आप विलंब क्यों कर रहे हैं? आप जितना विलंब कर रहे हैं उतना विलंब हो रहा है। अब आप राजनीति करना चाहते हैं, आप ये बताना चाहते हैं आरक्षित वर्ग को कि हम आपके हित से। अरे संवैधानिक प्रक्रिया का तो पालन किया जाना चाहिए ना। मेरा प्रश्न तो यही है, प्लीज उनको जवाब दे द्वारा संवैधानिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है, उनको जवाब दे लेने प्रश्न है। आपके सवालों का जवाब हम देने के लिए तैयार है। क्यों संवैधानिक प्रक्रिया का पालन आर्गोन नहीं कर रहा है? किसके दबाव में, किसके इशारे पर? यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। आप क्यों नहीं विधेयक को लौटा रहे? गंगवानी जी, उनको अपनी बात तो रख लेने दीजिए। विधेयक को लौटाने के गंगवानी जी, पूछिए, उनको अपनी बात तो रख लेने दीजिए। कोर्ट में ले जाने वाले कौन है? उनको पुरस्कार कांग्रेस सरकार। अरे ये आपका चरित्र है, ये गुरु घासीदास साहित्य और संस्कृति अकादमी। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने का प्रयास करते हैं। आप आरक्षण विरोधी थे, हैं और रहेंगे। ये देश की जनता, क्षेत्र की जनता जानती है कि आप दिखावे के लिए आरक्षण समर्थक होने का दावा करते हैं। शुरू से आपका चरित्र आरक्षण विरोधी था, है और चलिए ठीक है, मैं चर्चा इस तरह से हमारी ना हो जिसमें बहुत ज्यादा शोर हो जाए। चर्चा को हमें सारगर्भित मोड पर ही रखना है। गंगेश जी की तरफ हम लौटते हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी के आपसे बात नहीं हो पाई थी। गंगेश जी सीधे टूक आपके आरएसएस के नेता, आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता। ठीक है गंगवानी जी, अशोक जी प्लीज, क्या हम आरक्षण के विरोध में? प्लीज अब हम एक प्रतिक्रिया के तरफ पहुंचे। गंगेश जी, ये बहस से ही मुझे लगता है आरक्षण की एक सियासी सच्चाई है। भले ही बयान कोई भी दे, लेकिन कहीं ना कहीं इसी गुत्थम में हम लोग भी कई बार फंस जाते हैं। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि सभी अपनी बात को इतनी मजबूती से रखते हैं। जी गंगेश जी, देखिए, मुझे ऐसा लगता है ना कि राज्यपाल जी जो समय ले रही हैं, इसमें कोई समय बाध्यता तो है नहीं। मुझे लगता है भी हो सकता है इसको वो विचार के लिए राष्ट्रपति को भेजें। अभी वो विशेषज्ञों से राय ले रही हैं। दूसरा, संवैधानिक स्थिति अगर देखा जाए तो प्रथम नागरिक है वो राज्य की। उनके अंडर में मुख्यमंत्री और सारे मंत्रिमंडल आते हैं, जिनके सहयोग से वो सरकार चलाती है। उनको धारा 166 में जो प्रावधान है उसके तहत वो चाहे तो मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकती है। कई सारे उनको बहुत सारे पावर्स हैं। लेकिन अब अगर वो उनके पास दूसरे और आवेदन आए हैं तो उनको अगर लेकर वो अगर विचार विमर्श करा रही हैं, अगर विशेषज्ञों की राय ले रही हैं, सरकार को अगर वापस भेजेंगी अगर कोई सवाल लेके, तो वो विधि सम्मत ही भेजेंगी ना, धाराओं के तहत भेजेंगी। जो कानूनी प्रावधान है उनके विशेषज्ञ जो राय देंगे उस कानूनी प्रावधान का उल्लेख करते हुए विचार विमर्श के लिए वापस भेजा जाएगा। हो सकता है इसको, उनके पास ये भी अधिकार है कि वो राष्ट्रपति के पास भेजने के सुरक्षित रखें। हो सकता है इसको राष्ट्रपति भी उसी समाज की है, आदिवासी समाज की। हो सकता है इसके लिए उनको समय तो लेकिन बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि चुनाव का वक्त है, सियासी पारा गर्म है, इसलिए हाय तो मुझे लगता है ज्यादा मच रही है। ठीक, मुझे लगता है राज्यपाल को पर्याप्त समय मिलना चाहिए। तो आपने भी क्वांटिफाइबल डाटा इकट्ठा करने के 70 दिन लिए जी। उस दौर उन्होंने तो जैसी हाईकोर्ट का फैसला था, उन्होंने तुरंत कहा था कि आप विशेष विधानसभा सत्र बुलाइए, बिल्कुल मैं उसमें पारित करूंगी। बिल्कुल विधानसभा सत्र बुलाने में 70 दिन क्यों लगाया? क्योंकि आपको भी अपने डाटा इकट्ठा करना था। तो आपको भी राज्यपाल के ऊपर इस तरह से हाय तबाह मचाने के बजाय उनको पर्याप्त समय देना चाहिए। उसका जब वो आपके पास विधेयक वापस भेजे या जो भी फैसला करे उसका थोड़ा सा वेट करे, मुझे ऐसा लगता है इस मामले में हाय तबाह करने के बजाय। बिल्कुल अशोक जी, आपको बोलने का बहुत कम अवसर मिला है, आप भी अपनी बात रख सकते हैं। नहीं, मैं विवेक ये कहना चाह रहा हूँ कि 32% आरक्षण 2012 में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिया। तो जो लोग इसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में, वो लोग कौन है? इनकी पहचान होगी, जनता इसका जवाब। गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी। अजय जी प्लीज एक बार उनको अपनी बात रख लेने दीजिए, फिर मैं आपकी भी बात ले लूंगा। बोलिए अशोक जी, बोलिए अशोक जी। बात यह है कि जिन लोगों ने 32% आरक्षण को हाई कोर्ट में चैलेंज किया, वो लोग कौन है? इसकी पहचान जनता करेगी चुनाव समय। नंबर 1। नंबर 2, इनको जिन लोगों ने 32% आरक्षण को चैलेंज किया, उन लोगों को छत्तीसगढ़ सरकार ने पुरस्कृत किया
बड़े बड़े पदों में उन्हें सुशोभित किया। हाँ। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ठीक। ये भी जनता देख रही है। ठीक है। जनता इतनी नादान नहीं है, ठीक। इतनी नासमझ नहीं है। ये किस समय तरह से राजनीतिक समय दांव पेच समय में समाप्त हो इस चुका है। आरक्षण को फंसाना चलिए, चाहते बहुत बहुत हैं। धन्यवाद गंगवानी जी, अशोक जी, गंगेश जी, आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो किसके सवालों में कितना दम है, फिलहाल इंतजार तो अनुसुईया उइके जी जो राज्यपाल है वो जवाबों का कर रही हैं, 10 सवालों के जवाबों का। सरकार किस तरह से अब जवाब देती है यही देखना सबसे अहम होगा। गुहार छत्तीसगढ़ की चर्चा में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।